नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा द मुकेश राजपूत शो। और आज मेरे शो में जो शख्स मेरे सामने बैठे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप खुद ही देख लीजिए, भारत की राजनीति के, हरियाणा की राजनीति के दिग्गज चौधरी बीरेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद। काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है और जिस तरीके से आप चमचमा रहे हैं, खिल रहे हैं, तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो आए हमारी बज़्म में, इतना तो सबने देखा, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। जब चौधरी बीरेंद्र कहीं पे जाते हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं। ऐसी खूबी कहाँ से पाई आपने? ये तो आपकी सोच का हिस्सा है। मैं तो अपने को इस लायक नहीं मानता कि रोशनी आती हो, लेकिन ठीक है, ज़िंदगी और वो भी राजनीतिक जीवन के 50 साल मैंने पूरे किए और उसमें इतनी बड़ी संतुष्टि मिले कि हम फिर भी जैसे हैं आगे चलते ही रहे हैं, सफ़र में बैठे नहीं हैं अभी। जी, 25 मार्च 1946 को आप पैदा हुए, आज़ादी से पहले। 42 साल तक आप कांग्रेस के साथ रहे और फिर 2014 में आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये जो 42 साल का कांग्रेस का अनुभव था, इसमें कौन कौन से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले? देखिए, कांग्रेस शुरू से यूथ कांग्रेस में रहा। मैं अपने ज़िले का अध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस का जी। और फिर प्रदेश का अध्यक्ष रहा। और सबसे बड़ी घटना मैं एक बताऊं आपको कि जब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था तो उस समय बड़े बड़े स्केल पे जगजीवन राम जी पार्टी छोड़ गए थे जी। और उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर लिया। तो कांग्रेस के बहुत से लोग पार्टी छोड़ के, ये 1977 की बात है, 1977 की। तो हमारे जो जिला के अध्यक्ष थे पेरेंट बॉडी के, वो भी छोड़ के चले गए थे। अच्छा। तो मुझे ये कहा गया कि तुम तलाश करो कोई जो कांग्रेस की ज़िले की बागडोर को संभाले। और आप हैरान हो गए, मेरे तलाशने से भी और बहुत से लोगों से बात करने पे कोई तैयार नहीं था इस बात के लिए। तो मुझे कहा गया कि आप दोनों के अध्यक्ष रहो। उसका रीजन क्या था? इमरजेंसी तो लिफ्ट हो गई थी, मतलब वही, लेकिन नेगेटिविटी उसी से हाँ, इतनी ज़्यादा आ गई नेगेटिविटी थी और कांग्रेस के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहता था। कांग्रेस के साथ क्या, आप ये समझो कि उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था। और मैं फिर दोनों का, युवा कांग्रेस का भी अध्यक्ष और जो बड़ी कांग्रेस जिसको कहें उसका भी अध्यक्ष। और जब तक मैं प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बना युवा कांग्रेस का, तब तक मैंने दोनों जिम्मेदारियां निभाई। उसके बाद मैंने कहा भाई अब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन गया और मैं दोनों चीज़ें छोड़ता हूँ। जी जी। और उसके ये बात 1980 में 2-2.5 साल, जब 77 के बाद जब इंदिरा जी दोबारा सत्ता में आई तो फिर अध्यक्ष बनने के दावेदार भी बहुत हो गए थे क्योंकि जब दोबारा सत्ता आती है तो फिर बहुत सारे दावेदार हो जाते हैं। बुरे वक्त में कोई बनने को तैयार नहीं। ऐसा ही दौर जो है वो हमने 2014 में भी देखा। हालांकि 2014 में आपने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो जो यूपीए का 2014 से पहले के जो 10 साल रहे, जिसमें बहुत सारे घटक दल थे और कांग्रेस का प्रायवाची एक घोटाले वाली पार्टी बन गई थी, तो इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे बड़े बड़े नेता। उस वक्त आपने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया, तो उसके पीछे जो कारण था वो हरियाणा की राजनीति थी या भारत की राजनीति थी? नहीं, कारण कुछ नहीं। जैसे आपने खुद ही कहा अपने शब्दों में कि मैं 42 साल तक कांग्रेस में रहा जी। और मैंने कभी ज़िंदगी में ये कभी सोचा भी नहीं कि मैं कांग्रेस से बाहर कभी जाऊंगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2013 में मनमोहन सिंह जी ने कैबिनेट एक्सपेंशन की जी। और मैं उससे पहले कांग्रेस का महामंत्री था और 3 राज्यों का प्रभारी था, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली। और 2 राज्य ऐसे थे जो बीजेपी की सरकारें थी दोनों में, वो दोनों मैंने छीन के कांग्रेस को दी।
मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैंने प्रयास मेरे बहुत ज़्यादा थे। जी जी। लेकिन उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने एक दिन फ़ोन करके मुझे कहा कि हम आपको कैबिनेट में लेंगे और मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगी। उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन आया, मनमोहन सिंह जी का, जी। कि आपके बारे में हमने निर्णय किया है कि आप हमारे जो एक्सपेंशन होनी है कैबिनेट की उसमें हम, और जो एक चिट्ठी आती है कैबिनेट सेक्रेटरी से जी। और वो चिट्ठी भी मुझे मिली और उसमें लिखा था कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है, और 5 बजे उससे अगले दिन, जिस दिन मुझे चिट्ठी मिली उससे अगले दिन 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और आप दिल्ली में रहें। और राष्ट्रपति भवन से पासेस भी आ गए मेरे परिवार के कुछ सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण में, जो आपके शपथ साथ ग्रहण जाएं। में। हाँ, लेकिन 11:30-12 बजे के बीच में फ़ोन आता है, और फ़ोन भी अहमद भाई का, अहमद भाई पटेल। हाँ, वो कहते हैं कि भाई बीरेंद्र सिंह जी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो मैं तो समझ गया। हाँ। मैंने कहा प्रॉब्लम हुई है तो ठीक है, लेकिन मुझे कम से कम कारण तो बताओ आप। हाँ बिल्कुल। तो कहने लगे मैं तो खैर कुछ नहीं बता सकता। उसके कुछ आधा घंटे बाद प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसे ही कहा कि भाई हम आपको इस बार नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। ये मुश्किल हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैंने श्रीमती सोनिया जी से समय लिया और उनसे पूछा, और कोई माकूल जवाब, अहमद भाई भी मेरे साथ मौजूद थे। मैंने कहा इनसे पूछो, आप बताओ भाई कारण क्या है। और मैंने कहा 2-3 कारण हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं, अगर वो हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं। जी। मैंने कहा एक तो मेरी वफादारी में कहीं कमी रही हो, एक मैंने कहा मेरी ऑनेस्टी में कहीं गड़बड़ हो, या मैंने कहा आजकल वो उन दिनों में ये CD-VD बहुत चलती थी। हाँ, उस वक्त काफ़ी सीडीज निकल के आ रही थी। हाँ, कोई ऑडियो CD, कोई हाँ, तो मैंने कहा वीडियो कोई CD। ऐसा हो तो वो कहने लगी नहीं, ऐसा हम तो सोच भी नहीं सकते आपके बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा तो कारण कुछ था नहीं, कारण सिर्फ ये था कि कहीं हरियाणा की राजनीति में जो लोग अपने आप को दिग्गज मानते थे, उनको ये लगा कि अगर इनको ये जगह मिली तो शायद हमारी जो एक कद घट जाएगा, कद घटेगा, या एकदम से लोगों में दूसरा माहौल पैदा होगा। तो वो एक कारण था। उन लोगों का क्या जिक्र करना चाहेंगे आप हमारे शो में, कि कौन थे जो आपकी तरक्की से जिनको लगता था कि हम शायद बड़े बने ना बड़े, लेकिन ये बड़ा बन गया तो हम छोटे हो जाएंगे? बस वो ऐसा ही है, जो बड़ा होता है वही सोचता है। और मैं मेरी इसमें मैं इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकता हूँ कि अगर आप खुद अपने आप को कॉम्पिटेंट मानते हो तो आप किसी भी दूसरे आदमी की कॉम्पिटेंसी बेशक आपसे ज़्यादा भी हो, लेकिन आप में खुद में विश्वास हो कि मैं एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट हूँ, तो आप कभी किसी से ये द्वेष की भावना से नहीं काम करोगे। जो आदमी इनकॉम्पिटेंट होता है वो करेगा। तो ये था सबसे बड़ा कारण। तो ये तो बात हुई केंद्र की राजनीति की। अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो जो चौधरी बीरेंद्र सिंह का कद है, जो आपका राजनीतिक पारिवारिक जो चीज़ें हैं, आप सर छोटू राम जी के दोहते कहेंगे, नाती हैं, तो उनका इतना बड़ा नाम, और हरियाणा की राजनीति भी जिस तरीके से चलती रही उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर आपको बहुत बार प्रोजेक्ट किया, जनता ने आपकी भी इच्छा रही, तो वहाँ पर भी बात नहीं बन पाई। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पर आपके कज़न ही लगते हैं? हाँ,
वो मेरी बुआ के बेटे हैं, मैं उनके मामा का बेटा हूँ। अच्छा, बुआ के और मामा के बेटे का रिश्ता है। वो मुख्यमंत्री बन गए तो उस वक्त आपको कैसा लगा? क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो आपका अनुभव था उनसे ज़्यादा रहा है। देखिए, राजनीतिक तौर पे तो मैंने बताया कि 1972 में पहला चुनाव लड़ा मैंने जी एमएलए का, और अब 2023 है तो 51 साल हो गए जी। इतना तो शायद ही बहुत थोड़े देश में ऐसे राजनेता या राजनीतिक होंगे जिनका इतना लंबा स्पैन, इतना लंबा समय रहा हो, और वो भी चुनावी राजनीति में। तो उसमें तो बात ये नहीं है, बात तो ये है कि मैं, वैसे तो लोग तो कहते हैं किस्मत की बात, मैं किस्मत पे ज़्यादा मेरे को वो नहीं है, चांस की बात है कि कभी चांस किसी को मिल जाए और कभी मिला हुआ चांस फिसल भी जाए, ये होता है। और इसमें मुझे तो इस बात का भी कभी ज़्यादा सदमा या ज़्यादा दुखी मैं नहीं हुआ कि ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे राजनीतिक जीवन में राजीव गांधी जी का जो विश्वास था मेरे अंदर, और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी का भी, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अंदर जितना विश्वास उन्होंने व्यक्त किया, शायद ही मुझे इतना विश्वास किसी राजनेता का मिला हो। और यहाँ तक बात थी, एक कड़वी बात कह रहा हूँ आपको, मतलब आपने अभी बताई अपनी खासियत के तौर पर कि मेरी लॉयल्टी में कोई कमी नहीं थी, मेरी ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। तो वो जो आपकी ईमानदारी थी वो, या अभी भी है, वो इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी थी कि, क्योंकि मुख्यमंत्री या जो दूसरे जो बड़े नेता होते हैं ये पार्टी की फंडिंग भी सेट रखते हैं। जो पिछली यूपीए सरकार है उसमें तो हरियाणा का काफ़ी रोल रहा यूपीए को चलाने का। आप फंडिंग में विश्वास नहीं करते थे क्या? नहीं, ये जो ये चीज़ें हैं, ये कोई भी पार्टी हो और कोई भी नेता हो किसी भी राज्य में, उससे ये तवक्को की जाती है जी कि भाई पार्टी को चलाने के लिए ये व्यवस्था कर सकेगा। और ऐसी व्यवस्थाएं लोग करते भी रहे हैं। लेकिन जिन्होंने मुझे रोका, उन्होंने यही कह के रोका कि साहब ये ना तो खाएगा और ना कुछ करने देगा, और हरियाणा ऐसी स्टेट है जो दिल्ली के चारों तरफ है, चारों तरफ नहीं 3.5 तरफ है, दुधारू गाय है। तो इसलिए नहीं, दुधारू की बात नहीं, मतलब ये लोग इकट्ठा करने हैं, वो भी सबसे ज़्यादा हरियाणा से इकट्ठा होंगे, कोई रैली करनी है, कोई और करना है, और भी कई तरीके की बातें हैं जिससे कि हरियाणा एक महत्वपूर्ण राज्य है। तो ये कमियां कोई भी शासक जो होगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि उसमें ये कमियां हो जाती हैं कि वो आपको किस तरीके से, किस अंदाज से आपको जज करता है कि ये आदमी एफिशिएंट है। एफिशिएंट तो है पर पार्टी के लिए पैसे नहीं ला पाएगा। पैसे की बात भी नहीं, पार्टी और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। न्याय संगत बात पे कायम रहना, ये भी कोई बहुत, जो ये आपकी न्याय संगत की परिभाषा है ये कभी कभी विचलित कर देती है। जब आप कांग्रेस में थे 42 साल तक, तब आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, भाजपा पे हैं तो अब भाजपा की जो नीतियां हैं उन पे आप टिक्का टिप्पणी करने से अपने आप को नहीं बचाते। तो ये क्या है, ये अंतर्द्वंद लगातार चलता आ रहा है? अंतर्द्वंद नहीं है ये मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति विशेष को अगर खुदा ने, ऊपर वाले ने इतनी सोच दी है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कुछ चीज़ों से ऊपर उठ के करे, तो मेरे को तो इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि मैं जो अपने मन की बात बोलता हूँ वो किसी द्वेष में नहीं बोलता या किसी कारण से नहीं बोलता। मेरी अपनी सोच का हिस्सा है ये कि मैं अगर किसान के साथ खड़ा हूँ तो मेरा दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। खड़ा हूँ तो उनकी बात
इंसाफ के। लेकिन अभी किसान वाली बात की, अब किसान आंदोलन जब चल रहा था तो इसमें हरियाणा के, पंजाब के किसान अधिक संख्या में थे। आंदोलन भी हरियाणा के बॉर्डर पे ही चल रहा था। उस वक्त भी आप कह रहे हैं मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। सरकार कह रही है कि हम 3 कानून लेके आए हैं, किसानों को फ़ायदा पहुँचा के मानेंगे। आप कह रहे हैं ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। उनका पक्ष लिया आपने, उस पार्टी का नहीं लिया जिसने आपको मिनिस्टर बनाया? नहीं, मिनिस्टर बनाने में ये नहीं कहीं लिखा होता कि जो भाषा लिखी जाए वही भाषा मंत्री बोले। यही बात मैं अभी आपको कह रहा था कि आपके अपने ख्यालात क्या हैं किसी चीज़ के बारे में। हो सकता है वो सरकार को भी ये नज़र आए, और मैं कोई आपको छिपा के बात नहीं करता। मेरे को एक बहुत बड़े आदमी ने ये बात कही थी कि जो बात आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेज पे किसी को कहा कि जिसने भी मुझे ये कहा कि ये चीज़ें कर दो, अब मैं ये मानता हूँ कि वो जिसने भी ये बात कही शायद वो हमारे हित में नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने बेबाकी से ये कहा। क्या कहा था आपने, क्या कर दो? नहीं, उन्होंने, किसी ने प्रधानमंत्री जी को ये कहा। अच्छा, आपने नहीं कहा था? ना, कि आप यू गो विद ऑल दीज 3 लेजिस्लेशन, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमने इसको स्टडी कर लिया, सब कर लिया, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, किसी को कही कि जिस सोर्स से मुझे ये कहा गया वो गलत था और मुझे नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने बड़ी बेबाकी से किसान आंदोलन के सामने आके किसानों से कहा कि मेरी भक्ति में, मेरी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रही है, और मैं किसान वर्ग को जो हमारी मंशा थी उसको समझा नहीं सका, इसलिए 3 कानूनों को हम वापस लेते हैं जी। और ये बात अगर मोदी कहते हैं तो आज की तारीख में बड़ी बात है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से ये बात कही है, शायद जैसी मोदी जी की रेपुटेशन है, हाँ, कि जो फैसला ले लिया सो ले लिया, पीछे नहीं हटते थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा इस बात का कि जिसने मुझे ये सलाह दी वो गलत थी, और मुझे किसानों के साथ बैठ के, और आज भी मैं ये कहता हूँ कि आपने किसान कल्याण के लिए आप 6,000 रुपये साल का देते हो, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में सुधार किए, आपने एमएसपी को डायरेक्ट उसके खाते में, किसान के खाते में एमएसपी का जो पैसा जो परचेज करती थी सरकार या एफसीआई या जो भी, वो खाते में डालने की, ये इतने क्रांतिकारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका लाभ हमारी पार्टी को जो मिलना चाहिए था, वो एक बात से ही सारे उससे हम धराशायी हो गए, कमज़ोरी हो गई हमारी। धराशायी तो नहीं है, मैं ये तो नहीं मैं मानता, लेकिन कमज़ोरी ये हो गई कि उसकी वजह भी देखिए। उस लेजिस्लेशन में अब जो बात प्रचारित हुई और प्रसारित हुई वो ये थी कि किसान के मन में ये बात गई कि ये अगर कानून रहेंगे तो मेरी जमीन छिन जाएगी। हाँ, और किसान आंदोलन कितने हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बता सकता हूँ। वो आंदोलन ज़्यादा लंबे क्यों नहीं चले, या उनको इतनी बड़ी सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो किसी न किसी इशू को, जैसे कपास का इशू है, वो देश के एक हिस्से तक सीमित है। कोई गेहूं की बात करता है, वो किसी एक हिस्से तक सीमित है, लेकिन ये कॉमन कॉज था किसान के लिए। ये भी कहते, लेकिन कुछ राज्यों तक ही सीमित था, ज़्यादा इसमें मतलब बहुत सारे राज्यों को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ यूपी के वालों को पड़ रहा था, थोड़ा सा मतलब हरियाणा वालों को पड़ रहा था। ये नहीं है। पंजाब में मंडी बोर्ड पहले से ही है। नहीं, ये बात मैं इसको दूसरी तरीके से मानता हूँ। जब एक कॉज बन जाता है कि मेरी ज़मीन जाएगी, तो मुझे फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कुछ भी आप कहो जी। लेकिन जो आप कह रहे हो कि ये 3 साढ़े 3 राज्यों तक सीमित था,
इसकी वजह है कि यहाँ के किसान ने जो लड़ाई लड़ने का मन बनाया, सत्याग्रह करने का या धरने देने का, वो सक्षम भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक सबसे बड़ा कारण था कि इस देश का उत्तरी भाग में जितना किसान को संपन्नता मिली है आर्थिक तौर पे, और आप ये भी मानिए कि 1966 से जब से एमएसपी शुरू की गई जी। उसका 25-30 साल तो प्रभाव बहुत अच्छा रहा। 2005-2004 के बाद ये जो किसान की संपन्नता का बढ़ता हुआ जो असर था ये प्लेटो हो गया एकदम, उसमें फिर उभार आना बंद हो गया जी। तो एक वो उसकी वजह थी, एक उसकी संपन्नता, और एक उसकी जो मैंने बताया कि वो इस बात में सक्षम था कि मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ। जी, ये जो आंदोलन है, क्योंकि आप किसान नेता हैं, पूरा भारत ये जानता है, ये आंदोलन जिस तरीके से शुरू हुआ था, पंजाब से शुरू हुआ, फिर हरियाणा के लोग जुड़े, उसमें बाद में एंट्री हो जाती है राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत इस पूरे के पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं। फिर जो पंजाब से किसान आए थे तो वहाँ पर जिस तरीके से माहौल बना कि वो किसान आंदोलन के साथ साथ खालिस्तानी एजेंडे को भी प्रमोट कर रहे थे। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि जो असली किसान थे, इस मसले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो अलग एजेंडों में फंस गए, लाल किले पे झंडा फहराने लगे, दिल्ली में जो है उत्पात मचाने लगे। देखिए, ये छुटपुट घटनाओं को अगर ये कहा जाए कि ये उत्पाद है, या इन घटनाओं को ये कहा जाए कि एंटी नेशनल हैं। लाल किले पर झंडा फहराना, दिल्ली में ट्रैक्टर दौड़ाना, लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करना, ये छुटपुट घटनाएं हैं। हाँ, ये छुटपुट घटनाएं क्यों है? क्योंकि आप 13 महीने से उनकी बात नहीं सुनी आपने कहीं तो आके। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जो हमारा चरित्र है किसान का, किसान के चरित्र में वो बोलते ना कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, उसका चरित्र तो ये है। लेकिन मैं उसकी तारीफ इस बात की करता हूँ कि 13 महीने जिस शांतिपूर्ण ढंग से उसने अपने आप को नियंत्रण में रखा है और सरकार को ये कहा है कि आप हमारी सुनो। आप एक बात बताइए, 6-7 महीने तक डायलॉग चला, सारी चीज़ें स्मूथ चली, उसके बाद डायलॉग एकदम बंद हो गया, और डायलॉग बंद होने के बाद किसान को भी ये लगने लगा कि अब सरकार तो हमारी सुनती नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी करें कि हम कोई प्रदर्शन करें, ट्रैक्टर से करें या पैदल चल के करें। ये सारी की सारी ये प्रजातंत्र में, आपको मैं बताऊं, यहाँ तो पता नहीं, लोग कहते हैं 60,000 ट्रैक्टर थे या 40,000 थे। अमेरिका की ऐसी घटना है, सिर्फ 1300 ट्रैक्टर एक कानून के लिए किसान ने अपने सड़क पे लगाए थे। 3 दिन में वो कानून अमेरिका की सरकार ने वापस ले लिया था। तो ये जो आंदोलन था, और मैं बारीकी से समझना चाहूँगा, और जो मेरे जैसे लोग हैं उनको आप और अच्छे से समझाइए कि ये जो कानून था 3 कृषि कानूनों में बदलाव के लिए या उसको वापस लेने के लिए, इसमें जो फिर बैकिंग थी, जो फंडिंग थी, वो कहा जाता है कि विदेशी हो गई, कनाडा से होने लगी, गुरतेज पन्नू जो हैं वो इंग्लैंड से करने लगे, खालिस्तान के वहाँ पे पोस्टर लगने लगे, जो टेंट वहाँ पे लगाए गए थे उनमें जिस तरीके की सुविधाएं थी, खाना पीना जो चल रहा था, तो वो इस फ्रंट के ज़रिए भारत सरकार को, भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कंधा उनका इस्तेमाल हो रहा था। जिस देश के बेटे आपके लिए अन्न पैदा करता है, जिस देश का बेटा आपकी सीमाओं की रक्षा करता है, वो उससे ये सोचना कि वो विदेश के चक्कर में या कोई ऐसी घटना जिसको हम देशद्रोह कहें, मैं नहीं मानता। आपको भी शायद पता होगा, बहुत बार, कम से कम 3-4 बार उन दिनों में कुछ ऐसी ताकतें भी थी जो वहाँ जाके, जहाँ वो बैठे थे शांति प्रिय ढंग से, उनको उकसाया गया कि वो कुछ ना कुछ ऐसी घटना करें जिससे कि फिर लगे कि देखो
इन्होंने तो सब कुछ कानून भी अपने हाथ में ले लिया और ये तो कहीं शांतिपूर्ण ढंग से कर ही नहीं रहे। तो आखिरी वाली जो घटना थी लाल किले वाली, हाँ। अगर उसको आखिरी मान के चलूँ, हालांकि उसके कुछ दिन बाद भी बैठे रहे, तो ये क्या उकसाना ही था ये? नहीं। हाँ। मैं और बात कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों को उकसाने के लिए कुछ ऐसी ताकतें थी जो वहां जाके उत्पाद करना चाहती थी, और वो भी संयम की बात है। एक घटना में बल्कि आपको याद हो, जो ये निहंग हैं, इन्होंने फिर ये कहा कि आप हमारे बीच में आके हमारे को मजबूर मत करें कि हम कोई ना कोई ऐसा काम करें, और उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। निहंगों ने किया था ना, एक आदमी के वहां पे हाथ पैर काट दिए। वो निहंग का ही काटा था। हाँ। वो क्यों काटा फिर निहंग का ही? वो निहंग का ही हाथ काटा था। उन्होंने कहा कि ये नौबत ना आ जाए। तो ये जो चीजें, क्योंकि आप ये भी प्रशासन से भी आप ये क्यों उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन का ये चलने जो जैसे भी है, प्रशासन भी चाहता था कि ये किसी ना किसी तरह निपट जाए, और निपटने के कई तरीके होते हैं। हम भी मंत्री रहे हैं कई साल प्रदेश में भी, बड़े मंत्री रहे, हमारे को पता है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं जो बात कह रहा ना कि कोई ये कहे कि किसान एंटी नेशनल हो सकता है, मैं इस चीज को हाँ, गलत आदमी किसी भी आंदोलन में घुस सकते हैं। और सुनो, इस देश का बल्कि दुनिया का पिछले 100 साल में सबसे बड़ा कोई अगर नेता कहूँ या महान व्यक्ति कहूँ तो महात्मा गांधी से बड़ा कोई नहीं हुआ जी। महात्मा जी ने 4 बार अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किया, और उन्होंने जब देखा कि आंदोलन उनके हाथ से छिटक रहा है, गलत हाथों में ना चला जाए, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो ये जो चीज थी, मैं भी ये मान के चलता था कि कहीं ऐसी घटना होगी तो किसान जो बैठे हुए हैं उनको ये बात सोचनी पड़ेगी कि राष्ट्र हित के खिलाफ हम कोई बात नहीं करें। अगर कोई चीज ऐसी उठती है तो उसको दबाने की भी कोशिश होनी चाहिए। तो ये प्रयास, उसमें फिर जो ये आंदोलन था, इसमें चौधरी भी बहुत सारे बन गए। चौधरी से मेरा तात्पर्य है कि उसके नेता बड़े बन गए, मतलब संगठित नहीं हो पाए। कभी राकेश टिकैत, तो कभी जो आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं योगेंद्र यादव, कभी चढ़ूनी साहब, कभी पंजाब के नेता। तो नेता कौन है? नेता के बगैर था ये आंदोलन या बहुत सारे नेता हो गए थे इसलिए? अगर नेता इस आंदोलन को चलाते तो ये आंदोलन खत्म हो जाता ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में, और लंबा भी चलता तो 1.5-2 महीने में। ये एक ऐसा आंदोलन था जो नेता विहीन था, क्योंकि किसान, मैंने अभी बताया आपको कि किसान उन नेताओं की तरफ नहीं देख रहा था कि वो संयुक्त मोर्चा कमेटी है, 40 आदमियों की है, ये है वो, ये देख रहा था भाई अपनी जमीन बचाओ, ये नेता कुछ भी करें। और यही कारण था कि वो जमा रहा। यानी आप कभी ये सोच सकते हैं कि पंजाब का किसान, और वो किसान पंजाब में से कम 20-25 लाख लोग विदेशों में, और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े किसान थे, अपनी ज़मीनें यहाँ छोड़ के चले गए। कई जगह उन्होंने अपनी ज़मीनें, वहाँ के जो गांव में बचे हुए लोग थे, ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट के भाई, उनको कहा कि तुम इसमें खेती करो, हमारे को जो हिस्सा देना हमारे को दो अपना। वो आए यहाँ आंदोलन में, और उन्होंने कहा कि हमारे भाई विदेश में हैं, हमारे को जिम्मेदारी सौंप के गए हैं कि हम हमारे खेतों का ध्यान रखना। हाँ, तो ये एक अनोखी घटना है। अब मैं फिर से गांव की बात चल रही है, किसानों की बात चल रही है, सरपंचों पे आ रहा हूँ मैं। आजकल जो सरपंचों का मुद्दा है ये बहुत गरमाया हुआ है हमारे हरियाणा में। सरपंच जो हैं वो वैसा ही लग रहा है कि किसान आंदोलन की तरह वो भी पंचकुला में इकट्ठे हो जाते हैं। मसला क्या है? सरकार कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, पारदर्शी चीज़ों को करना चाहते हैं। ई टेंडरिंग को लेकर जो सरपंच विरोध कर रहे हैं, आपके लिहाज से ठीक है, गलत है? देखो जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं, और जैसे आज से 70 साल पहले
जब ये यूरिया खाद और ये केमिकल फर्टिलाइजर जब शुरू हुए जी। तो आप भी खेती से जुड़े हुए हैं जी। गांव के लोग ये कहते थे अगर ये खाद डाल दिया तो कभी फसल ही नहीं होगी, फसल ही नहीं होगी, जमीन खराब हो जाएगी। हाँ, लेकिन आज ये है कि उसी खाद के लिए लाइन लगती है, थानों में बिकती है। हाँ, और पुलिस की निगरानी में वो बिकती है। और पुलिस की निगरानी में डंडे भी खाने पड़ते हैं उसको कई बार लेने के लिए। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो नई जो चीजें हैं इनकी जननी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वो जो इंट्रोड्यूस होएगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विरोध होगा। आपने देखा वैट में किसी राज्य की कोई ये सहमति नहीं बनी। 2004 से पहले वैट का कानून आ गया था जी। और सब राज्यों ने कहा हम नहीं लागू करते। और आज देश के जितने भी राज्य हैं, जब जीएसटी आई तो उन्होंने ये कहा चलो जीएसटी को हम मानते हैं, लेकिन वैट को अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे इन तो वो वैट, मुझे याद है मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना 2005 में हरियाणा का, और हरियाणा एक ऐसी स्टेट थी जो सबसे पहले वैट लेके आई। उस टाइम चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे, 2004 की बात है ये। और आप हैरान हो गए कि मेरे 5 साल के फाइनेंस मिनिस्टर के काल में स्टेट जीडीपी कभी भी 14% से कम नहीं थी। अच्छा। और इतना पैसा कि हमने जो फाइनेंस कमीशन ने ग्रेड नहीं दिए टीचर्स को, नर्सेज को, पुलिस के कर्मचारियों को, हमने कोई उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं, सबको दिया। और मेरे दोस्त थे सुरेंद्र सिंगला जी, जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त में। बिल्कुल। मेरे को कहते हैं वीरेंद्र यार एक काम कर, मैंने कहा बताओ, कि तू 2000 करोड़ रुपया दे दे। अच्छा। और मतलब पंजाब हरियाणा से मांग रहा है। हाँ। और उस वक्त मेरे पास 6000 करोड़ ऐसा था जिसको मैं खर्च पाने में कहाँ करूँ खर्च। तो मैंने कहा दे देंगे। लेकिन मैंने कहा भारत सरकार गारंटी दे। तो वो कहने लगे नहीं वो तो नहीं। मैंने कहा फिर मैं कैसे दे दूंगा। तो मेरा अभिप्राय कहने से ये है, जो आपने सवाल किया, इसमें जो नई चीजें हैं ये ट्रांजिटरी फेज है, इसमें ये घटनाएं होना स्वाभाविक है। सरपंच नीति ठीक है ये, मैं ये कहता हूं कि ये होगा, यू कांट स्टॉप इट। फिर बात कर लेंगे भाई 5 लाख भी कम है तो और, लेकिन 2 चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार इस नजरिए से देखती है कि हमें इसमें भ्रष्टाचार पे लगाम कैसे लगाएं। सरपंच ऐसे देखते हैं कि अगर हम हमारी मर्जी से काम नहीं करा सके, हमारी फंडिंग में दिक्कत आएगी तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। इन दोनों चीजों का एक समाधान है। एक तो जैसे मैंने अभी कहा, ई टेंडरिंग को पूर्ण रूप से सरल बनाया जाए, सरल बना के, और जो उसमें कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए ताकि काम रुके ना। और दूसरा ऑडिटिंग, चाहे वो सरपंच की 2 लाख की या 5 लाख की या 10 लाख की, ग्राम पंचायत की, और चाहे सरकारी टेंडर से हुआ काम किसी ठेकेदार ने किया है, इनकी ऑडिटिंग सबसे ज्यादा एफिशिएंट ऑडिटिंग, एंड लेट देयर बी ए पब्लिक ऑडिटिंग आल्सो। यानी सरकारी ऑडिटिंग तो हो, लोगों की भी हो कि जी हमारे गांव में ये देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, उससे पारदर्शिता आ जाएगी। जरूरी है। बाकी जो आपका सवाल है उसका मेरे को जवाब मैं यही दूंगा कि युग परिवर्तन, बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है, दुनिया का काम करने का तरीका बदल रहा है, और दुनिया में इतना बड़ा, एक किस्म से मैं कहूँगा कि दुनिया ऐसे युग की तरफ जा रही है जहाँ चीज़ें जो सालों में होती थी वो दिनों में होनी शुरू होंगी, आप देखना। और वो तभी है जब हमारे पास टेक्नोलॉजिकली हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए
इन चीज़ों पे रुकावट आती है शुरू में। मैंने जैसे खाद की बात कही आपको, तो ये है, मैंने वैट की बात कही आपको। पढ़ी लिखी पंचायतों को लेकर पहले विरोध हो रहा था, अब वो दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण बन गया। बिल्कुल, हरियाणा पहला राज्य है जिसने पढ़ी लिखी पंचायत। और ये मैं ये बताऊं कि जो पढ़े लिखे बच्चे, हम बच्चे ही कहेंगे कि हम तो खुद बहुत बड़े हो गए, जो आए हैं उन्होंने एक पीढ़ी को रिप्लेस किया है, और वो आए हैं जो नई जनरेशन पढ़े लिखे हैं, जिनके विचारों में भी मैं ये कहूँगा कि विस्तार है विचारों का। वो मेंढक नहीं है कुएं के, विचारों का विस्तार है, और इससे नई परिभाषा पंचायती सिस्टम की भी बनेगी, ये ज़रूरी है जी। अब मैं फिर से हरियाणा की राजनीति में आ रहा हूँ। चौधरी साहब की ये खासियत रही है, या चौधरी साहब का ये वीक पॉइंट रहा है कि जो भी मन में आता है, ईमानदार हैं, बोल देते हैं, और कई बार ये जो बोलना है ये नुकसान पहुंचा देता है। कभी कांग्रेस पार्टी में पहुंचा देता है, कभी भाजपा में बोलते हैं कि अपनी ही सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं। अभी क्या मन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा था कि जो भाजपा या कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं, चौटाला जी के साथ भी आप जाके बैठ जाते हैं। कभी कभी बयान से ऐसा लगता है कि अब दोबारा से कांग्रेस में तो नहीं चले जाएंगे चौधरी साहब, क्योंकि 42 साल का साथ रहा है, तो भाजपा में बने रहेंगे, या तीसरे फ्रंट की तैयारी हो सकती है। तो ये सारे कयास हैं, मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। देखिए मुकेश जी, आप को मेरी पृष्ठभूमि का भी पता है, और मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन का भी भली भांति आप जानते हैं। जो वीरेंद्र सिंह 42 साल कांग्रेस में रह के जब बीजेपी में आने की सोची, मैं किसी को बीजेपी में जानता ही नहीं था, और आज मैं 8-9 साल से बीजेपी में हूँ। कल मैं बीजेपी छोड़ता हूँ तो मेरी आत्मा नहीं मानती। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक आदमी का, और जो अपने आप को नेता कहलवाता है, उसका ये नहीं सिस्टम होना चाहिए कि लोगों की नज़रों में ये कहे कि यार आज यहाँ था, कल वहाँ था, आज यहाँ था। मैं इसके टोटली खिलाफ हूँ। और मैंने आपको बताया कांग्रेस में मैं जो मेरी ह्यूमिलिएशन हुई है कि किसी आदमी को आप ओथ टेकिंग सेरेमनी से 5 बजे बुला रहे हैं, 11 बजे मना कर रहे हैं, 11 बजे मना कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में भी आपको दरकिनार किया गया बहुत बार, जो भी है। मैं लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस से अलग होने की कभी सोची नहीं थी। लेकिन ये ह्यूमिलिएशन, मेरे घर के वहाँ जो 84 लोधी एस्टेट मेरी कोठी थी वहाँ सरकारी, उसमें 5000 आदमी, उनके मिठाइयाँ बन रही हैं, चाय बन रही है कि हमारा भाई मिनिस्टर बनेगा, 5 बजे उसकी ओथ होगी। मैं वहाँ जा नहीं सका, मैं अपनी फ्लैट पे रहा। तो इतनी, इसीलिए, और मैं फिर भी मैंने मोदी जी को भी कहा, जब मोदी जी ने मुझे बुलाया मिनिस्टर बनाने से पहले, तो उन्होंने कुछ सवाल मेरे से पूछे कि आप कब से हैं, क्या है आपकी क्वालिफिकेशन, क्या है, कितने साल रहे। और मैंने एक बड़ी बात तो ये कही, मैंने कहा जी मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूँ, लेकिन मैं आज भी, मेरे मन में श्रीमती सोनिया गांधी की, क्योंकि राजीव तो रहे नहीं, उनसे भी मेरा एक दोस्ताना सा व्यवहार था, और वो मुझे बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन सोनिया गांधी को भी ये एहसास था कि वीरेंद्र सिंह हमारा अपना कॉन्फिडेंस का आदमी है। और मैं उनसे हाथ जोड़ के बोल के आया हूँ कि मैं इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद, इतने दिन तक जमा रहा, 1 साल तक, फिर भी मैंने नहीं छोड़ी। मैंने कहा मैं रहा हूँ, और वो भी इमोशनल हो गई थी, तो मैं उनके सामने बैठ नहीं सका, हाथ जोड़ के मैं आ गया। और मेरे मन में ये भी है कि मैं उस दल में रहा हूँ, तो मेरा ये धर्म नहीं बनता कि मैं कोई गलत बात या छोटी बात करूँ। और मैं आपसे भी मैंने कहा मोदी जी, मैं 42 साल मेरा राजनीतिक जीवन, उस समय तक 42 हुए थे। तो मैंने कहा एक बात की मुझे बड़ी तसल्ली है कि मैंने रात की नींद आराम से आती है। तो कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा जी उसकी वजह सिर्फ ये है कि इतने लंबे राजनीतिक 7 राज्यों की तो मैंने कांग्रेस की टिकटें बांटी हैं।
और उसमें महाराष्ट्र जैसी राज्य जिसमें 2 बार बांटी, और वो भी बॉम्बे जैसे जहाँ नोटों की जेब में डाल के नहीं अटैची में लेके आते थे। तो मैंने कहा मैंने राजनीतिक मान्यताओं को निभाया है, और उसमें सबसे बड़ी मान्यता मैं ये मानता हूँ कि एक तो मैं अपने आप में, ये जो राजनीति है, जो बात आप कर रहे हैं, मतलब एक ईमानदार आदमी के लिए राजनीति में आना ही पॉसिबल नहीं रह गया। जैसा आप बता रहे हैं कि नोटों की अटैचियाँ लेके आते हैं, तकरीबन सभी पार्टियों में शायद ऐसा चलता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं अटैचियाँ लेके जाऊँगा, टिकट खरीदूँगा, तो मुझसे ईमानदारी की अपेक्षा कोई कैसे कर सकता है? तो अभी तो आपने ये भी कहा ना मेरे लिए कि आप ईमानदार रहे तो कई बार चूक गए। ये मैं भी समझता हूँ इन बातों को, क्योंकि लॉजिस्टिकली तो आपको कहीं ना कहीं से साधनों का तो इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें आदमी चूक जाता है। लेकिन दुनिया में मैं ये कहता हूँ, लेकिन मज़ा तो आता है ना, मज़ा आता है, रात को नींद बड़ी आती है, बहुत बढ़िया। और मोदी जी को मैंने ये भी कहा, मैंने कहा सर दिल तो मेरा भी करता था कई बार कि बच गया, लेकिन कर लें कुछ इकट्ठा, लेकिन मुझे ये डर लगता था कि लोग मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरे जानने वाले हैं और जो मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं, वो कहेंगे यार ये छोटू राम की बेटी का जो बेटा है ये भी भ्रष्ट निकला। क्या बात है। और मैंने कहा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं पीछे हट जाता था। अभी आप 2014 में आए थे, और अब मानिए कि 6 और 9 साल हो गए भाजपा में। 9 हो गए। दिल लग गया है भाजपा में? क्योंकि जो भाजपा वाले हैं कहते हैं इनमें भी थोड़ी सी कैटेगरी है, जो संघ से आते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा इज्जत होती है, पार्टी वाले होते हैं वो फिर सेकंड लेयर में आ जाते हैं। फिर कांग्रेस से चाहे चौधरी वीरेंद्र गए हों या राव साहब गए हों, थोड़ा अलग सी पंक्ति में बैठते हैं, अपना बंदा नहीं है ये, बाहर से आया, कांग्रेस से आया, ऐसी फीलिंग है? देखो जी, बात यह है कि कौन आदमी ऐसा होगा जो यूँ ना देखे कि ये नया है या पुराना। नया नया नज़र आएगा, पुराना पुराना नज़र आएगा। लेकिन भाजपा इस तरीके से नहीं देखती, भाजपा का अंदाज दूसरा है। एक तो वो ये देखती है कि हम जिस आदमी को ले रहे हैं, हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण में वो कितना फिट होता है। नहीं, जैसे अभी आप आ गए हैं, राव साहब आ गए हैं, कैप्टन अमरिंदर आ गए हैं, तो अब 3 नेताओं के नाम वैसे ही ले रहा हूँ क्योंकि मेरे इलाके के हैं। तो क्या आपको वो मान सम्मान, वो सेटिस्फैक्शन जब आप उन लोगों से मिलते जुलते हैं तो मिल पाती है, या कभी कभी लगता है कि नहीं यार कांग्रेस ही ठीक थी? नहीं, देखो मान सम्मान देने में भाजपा किसी से कम नहीं है। और मैं तो ये बताऊं कि मुझे तो इस बात का एहसास है कि जब मैंने ये फैसला किया और भाजपा में मैं शामिल हुआ, मुकेश जी, हरियाणा से 75 साल की आज़ादी के बाद 4 आदमी डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं जी। राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल। ये चारों इसलिए डायरेक्ट बने मिनिस्टर कैबिनेट के क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर थे। और वीरेंद्र सिंह अकेला ऐसा आदमी है जो नरेंद्र मोदी जी ने जिसको सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, और वो भी इतना बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर। हाँ, इतना सारा तो बजट, इससे बड़ा कितना बजट था आपका? 30,000 करोड़ का बजट था पंचायती राज वाला या मनरेगा वाला? पहले वाला था जी 36, नहीं वो तो था 1,06,000 करोड़ का। हाँ। जिसमें मैं ये सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर का भी मिनिस्ट्री मेरे पास थी जी। और पंचायती राज मेरे पास था, और रूरल डेवलपमेंट मेरे पास था। रूरल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कंपोनेंट 2 होते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरा होता है ये मनरेगा, और एक होता है जिसमें ये सड़कें, ग्राम पंचायत, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये 3 बड़े कंपोनेंट हैं। तो उस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा सम्मान कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन अब कंफर्टेबल है, आज की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अब तो मैंने तो देखो ना, मैंने बताया
कि मैंने तो मान्यताओं को निभाया। मैंने पहले भी मान्यता अब आपका जन्मदिन 25 मार्च को है। 25 मार्च को 1946 को पैदा हुए थे आप। हाँ हाँ। कितने साल के हो जाओगे? 77 साल। 77 साल का। अब क्या इच्छा है, क्योंकि आपकी हमेशा से इच्छा रही कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूं, क्या उसके आसपास खुद को देखते हो? दूसरा, मैं हिसार सीट की बात करूंगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो हैं अब पार्टी में आगे हैं, वो वहाँ से दावा ठोकेंगे ऐसा सुनने में आ रहा है। वहाँ से आपके बेटा हैं। उचाना से आप अपनी धर्मपत्नी को लड़वाएंगे। ये जो हरियाणा की राजनीति है, इसके संबंध में मैं आपसे ये जवाब जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने पहले ये पूछा कि आपका अब क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपका जन्मदिन भी आ रहा है, कितने साल के हो जाओगे। मेरा एक नज़रिया और है, और मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि जब मुझे ये लगा कि मैं अपने बेटे को राजनीति में उतारूं जी, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। वो मुझे याद है। हाँ, और उसमें मैंने लिखा था कि आप अगर मेरे बेटा जो एक IAS टॉपर है और 21 साल की उसकी सर्विस है, उसको अगर आप चुनावी मैदान में उतारोगे तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा जो है वो ये है कि वो परिवारवादी राजनीति से दूर हैं। तो मैंने ये कहा, मैं अपनी मिनिस्ट्री से भी, और मेरे 3 साल बाकी थे राज्यसभा की मेंबरशिप के, मैं वो भी छोड़ने को तैयार हूँ। और उन्होंने मेरी बात को मान के मेरे बेटे को टिकट दिया और उसको मैदान में उतारा। और मैंने ये भी लिखा, और मैंने फिर आप जैसे जर्नलिस्ट जो बड़े लोग थे उनको कहा भी। वो कहने लगे क्या करोगे? मैंने कहा देखो, बात ये है, एक बार वाजपेयी जी ने कहा था कि आई एम टायर्ड बट नॉट रिटायर्ड, या आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। तो मैंने कहा मैं ठीक है, उम्र के साथ साथ आई मे बी टायर्ड बट नॉट रिटायर्ड, लेकिन मैं चुनावी राजनीति से अलग होके मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो आज तक मेरी सोच का हिस्सा है। अब आप, हर आदमी पूछता है कि अब भी आप में चीफ मिनिस्ट्री की टीस है। ये नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि 75 साल पहले जो देश आज़ाद हुआ, उसमें भूखमरी थी, उसमें गरीबी थी, उसमें भ्रष्टाचार था, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी, उसमें धर्मांधता के नाम पे लोगों से ठगी होती थी, उसमें हमारा जो सामाजिक ताना बाना था, उसमें गांव में शिक्षा नाम की चीज़ नहीं थी, या अब है तो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और दिल्ली के स्कूलों की ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कृषि और कमेरा वर्ग, इनके लिए मेरे दिमाग में कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनको मैं धरती पे उतारना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से नहीं। ये जो आजकल मुफ्त बांटो वाली जो परंपरा चली है, कहने को आम आदमी पार्टी मुफ्त में बांटती है, लेकिन जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पे ना कांग्रेस पीछे है ना बीजेपी। तो ये जो मुफ्त की बिजली, तो शिक्षा क्यों नहीं मुफ्त करते ढंग से? मैं वही आपकी बात पे, स्वास्थ्य क्यों नहीं अच्छे से, उसी बात पे आ रहा हूँ कि मेरे मन में ये था, और मैंने 23 मार्च को शहीदी दिवस पे 1 लाख बीरेंद्र सिंह के साथी के रूप में एक सम्मेलन करने का फैसला कर लिया था, जो अभी 1 हफ्ता पहले उसकी डेट को अब एक्सटेंड कर दिया। अब 2 अक्टूबर को करने का हमारा इरादा है जी। उसमें यही है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि एक समय था, शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान का, उसके अंदर एक नारा और शामिल किया गया, विज्ञान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब चौथी बात मैं शामिल करता हूँ कि जय अनुसंधान। तो जब अनुसंधान की बात आती है तो हर आदमी के दिमाग में आता होगा भाई कोई IT पे, कोई साइंस पे, कोई इस तरह की, कोई हेल्थ पे, इस तरह की कोई रिसर्च हो रही होगी। लेकिन सोशल साइंसेज में जिन समस्याओं का मैंने जिक्र किया, इसमें अनुसंधान की ज़रूरत है, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत से जो अर्थशास्त्री हैं, जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के हैं, दूसरे हैं, उनसे बात की, और वो ऐसी चीज़ें हम उसमें करना चाहेंगे 2 अक्टूबर को, जिससे लगे कि 75 साल की आज़ादी के बाद समस्याओं के समाधान के लिए
किया सरकारों ने, किसी की भी हो, देखो मैं ये नहीं कहता। तो ये बीजेपी की मंच से होगा या इसके लिए अलग मंच? नहीं नहीं, वो बीजेपी या कांग्रेस या कोई और पार्टी, उसमें ये नहीं है। ये एक सोच है जिसको हम फ्लोट करना चाहते हैं। पर ये सोच जब फ्लोट करता है कोई नेता, वो ले दे के, या तो फिर वो राजनीतिक उसमें ही जाती है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं तो ये बीजेपी के आज की तारीख में। ना, मोदी साहब जैसी मर्जी योजनाएं ले आए, कांग्रेस को विरोध करना है। उस फोरम का नाम ही ये है, वीरेंद्र सिंह के साथी, और उस सम्मेलन का नाम होगा मेरी आवाज़ सुनो। हाँ। और उसमें सार ये होगा कि जो भी कोई नेता या जो भी कोई पार्टी इन चीज़ों को ठीक समझती है तो उसको दे शुड अडॉप्ट। राजीव गांधी के आप बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। राजीव गांधी खुद माइक पे ये कहते थे कि जब मैं अपने किसानों के लिए, गरीबों के लिए पैसे भेजता हूँ तो 1 रुपया भेजता हूँ तो वहाँ पे 15 पैसे मिलते हैं, 15% मिलते हैं। तो मोदी साहब जो आजकल 1 रुपया भेज रहे हैं उसमें से कितने मिल जाते हैं और कितने हवा में चले जाते हैं? देखिए, आपको शायद इस बात का, जब ये देश आज़ाद हुआ था हमारा बजट पता कितना था? नहीं, आप बताइए। 2,500 करोड़, सिर्फ 2,500 करोड़ भारत सरकार का। और आज हमारा बजट है 45 लाख करोड़। और ये समय है कि 1991-92 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ था जी। और उन आर्थिक सुधारों का लाभ ये हो रहा है कि आज हम कहते हैं हमारी 5 ट्रिलियन जो इकॉनमी है डॉलर, वो हम जल्दी ही उसको 2024 तक शायद ले लें। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन आपने बहुत से आर्टिकल मैंने भी देखे हैं, आपने भी कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि इसका लाभ कृषि जगत को नहीं मिला, इसका लाभ कमेरा वर्ग जो है, जो वर्किंग क्लास है, उसको नहीं मिला। और राहुल गांधी ने आज से 4 साल पहले, आपको भी घटना याद होगी, ये कहा था कि मैं 72,000 रुपये चुनावी घोषणा पत्र, ये था, हाँ, 72,000 रुपये हर आदमी के खाते में जमा करूंगा। मजाक लगता था। लेकिन जो जैसे युग परिवर्तन हो रहा ना, मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें ये लिखा है कि अगर ट्रेड में और इंडस्ट्री में ही बूम आता रहा तो पैसा चंद आदमियों के पास रहेगा, लेकिन उन पे इतना हो जाएगा कि उनको फेंकना पड़ेगा। और ये लगता है आज कि लोगों को जिस तरह अब पीछे आया है कि हमारे देश में 50 लाख ड्राइवर हैं, हाँ, और ये भी आया कि अब रोबोट जो है वो गाड़ी चलाएंगे। तो किसी ने मेरे से सवाल किया, कहने लगा भैया ये तो ड्राइवर कहाँ जाएंगे? हाँ। और बात भी बड़ी गंभीर है। लेकिन अब ये बात कई साल पहले की है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम में स्टील मिनिस्टर था तो रोबोट का नाम लेते ही मैंने जवाब तो ये दे दिया, मैंने कहा भैया जो रोबोट बनाएंगे वो भी कोई बंदा ही बनाएंगे, और जब वो कोई खराब होगा तो उसकी रिपेयर भी बंदा ही करेंगे। वो वाली रेशो नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। तो आज ये बात आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में शायद नौकरियां सिकुड़ के शायद जहां 100 आदमी काम करते थे वहां 5 पे पहुंच जाएं। तो वो जो पैसा है वो आपको ये मान के चलो कि नया युग की जब मैं बात करता हूँ, उस पैसे को जो आदमी इस सारे सिस्टम में कुछ नहीं कर सकेगा उसको भी उतना ही। मेरा सवाल था कि पहले 15 पैसे पहुंचते थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, आजकल जो सरकार लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है, आपके हिसाब से कितना % पहुंच जाता है जिस आदमी के नाम से वो पैसा सरकार देती है? देखिए, सरकार ने जो साधन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यही तो यूज़ है, जो DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब उसमें यह था कि किसी हाथ में पैसा नहीं जाएगा, सरपंच को वो पैसा जाके फिर मनरेगा के वर्कर को नहीं मिलेगा, नहीं, उसके खाते में जाएगा उस वर्कर के। और उसमें खाते गलत खुलवा लिए। देखो जी, अब ये तो है ही कि अभी मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये था पहले नैनो सर्जरी
आई। नैनो सर्जरी में ये हुआ कि आपका कितना ही बड़ा ऑपरेशन हो, खून नहीं निकलेगा, ऐसी सर्जरी। अब नैनो मेडिसिन पे रिसर्च हो रही है अमेरिका में, तो उसमें भी यही जो आप बात कर रहे, मैंने भी किसी से सवाल किया कि नैनो मेडिसिन जो है आदमी के उतार दी जाएगी बॉडी में, और जितनी भी बीमारियां हैं वो वहीं ख़त्म हो जाएंगी, फैलेगी नहीं, बीमारी से आदमी मरेगा नहीं। तो मैंने कहा भाई फिर तो फिर कैसे आदमी जिंदा कैसे रहेंगे, मरेगा नहीं तो फिर आदमी। वो कहने लगा नहीं, कोई किसी को गोली मारेगा वो मरेगा, अच्छा कोई एक्सीडेंट होगा वो मरेगा। तो यही बात, ये जो आज के युग में जो पैसा जा रहा है हमारा, उसमें हम कह सकते हैं कि अगर ईमानदारी से कोई काम करे तो उसमें एक पैसे का भी कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता जी, क्योंकि सब कुछ दिखता है जी। एक हम पहले बातचीत कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ये जो रोड समुदाय है ये कहाँ से आया हरियाणा में, और फिर आप महाराष्ट्र में भी गए। कुल मिलाकर कि महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, बेस सबका एक ही रहा है, हिंदुस्तान रहा है, और पहले तो कितना बड़ा हिंदुस्तान था, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी चाहेंगे। देखो जी, उसके बारे में तो अनेक डेफिनेशन हैं। हाँ, हाँ। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि उत्तरी भारत जो है, हाँ, विंध्याचल तक हाँ, हमारे देश पे आक्रमण होते रहे, चाहे वो यूरोप की तरफ से, टर्की की तरफ से सिकंदर आए आज से 2300-2400 साल पहले, उसके बाद फिर मंगोल ने आक्रमण करने शुरू किए। और ये जो आक्रमण थे ये होते रहे। उस वक्त ज़माना ये था कि राज नहीं करना, जो लूटपाट है उसको लेके भाग जाओ। फिर यहाँ राजपाट भी लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो हमारा देश गजब है इसमें। ये मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कई चीज़ें हम बड़ाई की बोलते हैं, लेकिन वो कितनी बड़ी हैं मेरे को समझ नहीं आई कि भाई देखो, हमारा देश 1000 साल से हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमारे पे होते रहे। इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा। और इसीलिए कई चीजें ऐसी लगती हैं जो आज द्वंद्व है। मैंने कहा ना विचारों का, मैं अपने विचारों में स्वतंत्र हूँ, और द्वंद्व ये है कि आज हिंदू की बात करते हैं। मेरे को एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा भाई वीरेंद्र सिंह, आपकी पार्टी में तो अब लोगों की जो आस्था है बीजेपी में बढ़ रही है। मैंने कहा कैसे? कहता कि मेरी 2 बहनें हैं और हम इकट्ठे हैं और हम सब बहुत पढ़े लिखे हैं। वो दोनों बहनें जो हैं वो ये कहती हैं इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं, अभी तो धर्म रक्षा की बात है। अच्छा, हाँ। तो कहता अरे मैं कांग्रेस का यार शुरू से। तो ये जो चीजें ये जो उभर रही हैं, आपको ये वाली जो फिलॉसफीज हैं ये अच्छी लगती हैं? भाजपा जिन पे चलती है धर्म रक्षा और ये चीजें, या कांग्रेस वाली जो 42 साल? देखो, हिंदू होना तो सब आगे की बात है। मैंने शशि थरूर की तो, लेकिन मुसलमान होना भी तो पाप नहीं है ना? कोई पाप नहीं है। वो उससे भी बड़ी बात है। मैंने शशि थरूर जी की एक वाई आई एम हिंदू, उन्होंने किताब लिखी है, उसके कुछ पेज पढ़े, पूरी तो नहीं। तो वो ये कहते हैं कि देखो, हमारे लाखों नहीं करोड़ों देवी देवता है, आप किसी को मानो मैं किसी को मानूं, लेकिन सामान्य तौर पर इस बात में दुर्भावना नहीं है। तो कहते इससे बड़ा धर्म कौन हो सकता है? लेकिन ये भी हमारी सभ्यता है कि हम, और मैं तो खुद पक्का आर्य समाजी हूँ। स्वामी दयानंद ने तो हमारे को तो जो हरियाणा उसको जो जिंदा किया है वो आर्य समाज की बदौलत है। और उन्होंने धर्मांधता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उसका मैं आज भी पक्षधर हूँ कि धर्म के नाम से आप किसी को गलत रास्ते पे मत डालो, ये मैं मान के चलता हूँ। बहुत बढ़िया। और ये जो बात कही है, इसके आगे बात को बढ़ाना, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। आप मेरे शो में आए और हमारे साथ हमेशा की तरह धन्यवाद, अच्छी बातें कही, बिल्कुल ईमानदारी से आपने अपना पक्ष रखा, और यही चौधरी वीरेंद्र सिंह की खासियत है।
बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरीके से बेबाक अंदाज में जनता की सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ आज का द मुकेश राजपूत शो अब यहीं पर हम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।